हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो भी पॉइंट है उसे मैंने लिख दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 214 द्वारा भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा उन्हें आर्टिकल 214 में बोला गया है। फिर दोस्तों, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं। जो नया वाला है दोस्तों, वह है तेलंगाना वाला। तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है वो नया वाला बना है। 24वें संविधान संशोधन जो है उसमें क्या दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे आपको कोलकाता अगर ले लेंगे, कोलकाता यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट जो है अपना, उसमें बंगाल का आ जाता है। बंगाल एक राज्य है। और फिर वहाँ पे अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसका भी जो उसका न्याय व्यवस्था है वो कोलकाता न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। तो एक तो वो हो गया। तो यहाँ पे जो 24वें संविधान संशोधन के अनुसार वैसा हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक राज्य हो गया और दूसरा संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और अगर दूसरा उदाहरण मैं आपको दूँ तो ये जो अपना चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा 2 राज्य तो आते ही हैं और साथ साथ चंडीगढ़ भी आते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कि दो राज्य आ गए और एक केंद्र शासित प्रदेश आ गया। तो ये 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आते हैं। अगर वो जो मैंने 214 आर्टिकल के अनुसार देखें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो संशोधन किया गया उसके बाद से ऐसा होने लगा। अब इसका संगठन क्या है दोस्तों, यानी कि ये कैसे कार्य करता है, कैसे बना है, तो इन सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा। जो फर्स्ट पॉइंट है न्यायाधीशों की संख्या। अब दोस्तों, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, लेकिन जो जजों की संख्या होती है राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ये कहना है कि हर एक हाई कोर्ट में वहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश होगा और इसके अतिरिक्त जो और भी न्यायाधीश जो होते हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं है। दोस्तों, अब उसमें कार्य के अनुसार, कार्य कितना है उसके अनुसार अगर ज़्यादा कार्य का बर्डन हो गया है तो अतिरिक्त न्यायाधीश भी राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं कि उनको लगाया जाए कार्य पे, ताकि कार्य को जल्दी निपटारा हो सके। और सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब नियुक्ति कैसे होता है, आर्टिकल जो है 217(1) के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उसमें यह बोला गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के आर्टिकल 217 में बोला गया दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के संबंधित राज्य से जो उसका न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उससे सहमति के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है अस्थाई न्यायाधीश। और जो दोस्तों अस्थाई न्यायाधीश कैसे बनेगा, 2 वर्ष उसका कार्यकाल हो सकता है अधिकतम न्यायाधीश का। और यह राष्ट्रपति के द्वारा कार्य के अधिकता होने पे यह बनाया जाता है। और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए
जो भी न्यायाधीश बनेंगे वह जो मैंने एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको अगर वो पालन करते हैं और राष्ट्रपति अगर चाहता है उनको बनाना तो वो अस्थाई न्यायाधीश बन सकते हैं। लेकिन उनको वेतन तो उतना ही मिलेगा, लेकिन उनका जो कार्यकाल है बस वो 2 साल रहेगा, 2 वर्ष के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इधर है दोस्तों, आर्टिकल जो 224 है दोस्तों, इसके तहत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेके, यानी कि पहले उनसे मैंने ये करवा लेना है कि मैंने अनुमति ले लेना है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। अब कार्य क्या करेंगे, अब जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार मैंने उसको अगर आवश्यकता हो तो उच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको ये शक्ति मिला हुआ है कि राष्ट्रपति से अगर अनुमति ले लेते हैं आर्टिकल 224 के अनुसार, तो वो जो मैंने रिटायर्ड जज हैं उनको भी कार्य पे लगा सकते हैं मैंने अनुमति लेके। थर्ड जो है न्यायाधीशों की योग्यताएं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय का वही न्यायाधीश हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, आयु 62 वर्ष से कम हो, जो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का राज्य यानी कि भारत का निवासी हो। अब भारत के निवासी होने के लिए जो प्रावधान है दोस्तों, एक तो जन्म से निवासी होना चाहिए होता है, और दूसरा होता है मैंने प्राकृतिक रूप मैंने उनको 10 साल अगर मैंने भारत में रह जाए, यानी कि भारतीय भाषा वेशभूषा और यहाँ ही रहने लगे और अनुमति ले लें, फिर मैंने जो भी व्यवस्था होता है भारत की नागरिकता ले लें उसके अनुसार 10 साल, तो फिर भारत के नागरिक बन जाएंगे और फिर वो मैंने भारत के न्यायाधीश बन सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, जो 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर कार्य कर चुका हो, यानी कि जो मैंने वकील रह चुका हो दोस्तों 10 वर्ष तक। अब 2 या 2 से अधिक न्यायालय में, यानी कि मैंने देश में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उस किसी में 2 या 2 से अधिक वर्ष, 2 या 2 से अधिक मैंने न्यायालय में वो कार्य कर चुका हो वकील के पद पे, तो भी बन सकता है। और पांचवा जो है दोस्तों, राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्यायशास्त्री हो, यानी कि दोस्तों अगर राष्ट्रपति चाहे तो मैंने अगर उसे लगे कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, न्यायशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञानी है, उसको सीधा मैंने उनको हाई कोर्ट में न्यायाधीश का पद दे सकता है। अब दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये 62 वर्ष तक अपने पद पे बने रहते हैं और इन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब हटाने की प्रोसेस है दोस्तों, इनमें 2/3 मत से मैंने वो पास किया जाता है तो संसद में, उसके बाद अगर पास हो जाता है दोनों सदन में तो फिर इनको हटा दिया जाएगा। अगर कोई भी सदन में पास नहीं हुआ तो ख़त्म, यानी कि उनको नहीं हटाया जा सकता, महाभियोग ही ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये स्वयं ही त्यागपत्र देकर कार्य से मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों ये अगर चाहें कि मुझे कार्य नहीं करना है तो ये अपने आप त्यागपत्र दे देंगे, फिर ये माननीय छुट्टी पा लेंगे। वेतन इनको क्या मिलता है दोस्तों, इनका मुख्य जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन होता है 2.5 लाख रुपया पर मंथ। और सेकंड जो है अन्य न्यायाधीश, जो और न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, उनको मिलता है 2,25,000 रुपया पर मंथ। इसके बाद अन्य प्रकार के भत्ते मिलते हैं, जैसे ड्राइविंग अलाउंस, मकान का अलाउंस, फिर
फिर मनोरंजन के लिए अलाउंस और बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, स्वास्थ्य के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट हैं। अब दोस्तों न्यायाधीशों की उन्मुक्तियाँ क्या है, यानी कि उनको मैंने क्या क्या छूट मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति न्यायालय या न्यायाधीश के कार्यों को सार्वजनिक रूप से आलोचना या चर्चा नहीं कर सकता है। ये दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड जो पॉइंट है, न्यायालय के मानहानि करने वाले व्यक्ति को उच्च न्यायालय दंडित कर सकता है। यानी कि दोस्तों उच्च न्यायालय इनको अधिकार देता है कि अगर मैंने कोई भी न्यायालय का कार्य हुआ है और जनता मतलब उनकी आलोचना कर रहा है, तो इससे ये उनको, अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मानहानि किया है, तो उच्च न्यायालय उन पर एक्शन ले सकता है। अब ऐसा ही क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों ये इसलिए करता है कि जो जनता है उसका विश्वास न्याय व्यवस्था से उठ जाएगा, इसलिए करता है ताकि जनता का विश्वास बना रहे। और कुछ लोग बेकार में ही मैंने किसी का आलोचना करते रहते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, उच्च न्यायालय के विचाराधीन मामले को या उसके निर्णयों की संसद में कोई आलोचना नहीं की जा सकती। यानी कि दोस्तों जो भी मैंने केस चल रहा है उसके विषय में बात नहीं कर सकता संसद। अगर करता है या आलोचना करता है तो ये उसकी अवमानना ही होगी। और ऐसा जो मैंने अनुच्छेद का जो मैंने हमारे संविधान है दोस्तों उसका अवहेलना करेगा, इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है। जो शपथ है दोस्तों, अब दोस्तों इसका शपथ जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ कैसे होता है? न्यायाधीश राज्यपाल के सामने अपना शपथ पढ़ता है और शपथ लेता है। और ये जो शपथ होता है दोस्तों, ये मैंने उनको जज बनने से पहले ही दिलाया जाता है। जैसे ही मैंने सीट धारण कर मैंने पद धारण करेंगे उससे पूर्व उनको शपथ लेना पड़ता है। 9 जो पॉइंट है, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। और दोस्तों सेवानिवृत्ति जो मैंने रिटायर्ड जज हो गए हैं उनको जिसमें वो जिस राज्य के मैंने हाई कोर्ट से वो रिटायर हुए, उसी राज्य के अंतर्गत जितने भी कोर्ट हैं उसमें वो वकालत नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वह दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ न्यायालय में कभी भी नहीं कर सकते। यानी कि उस हाई कोर्ट में तो कर सकते हैं, लेकिन और जितने भी कोर्ट हैं उसके अंतर्गत आते हैं उसमें वो कर ही नहीं सकते। और थर्ड जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में भी वकालत कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करने के लिए उनको छूट है, लेकिन वो अधीनस्थ कोर्ट के लिए कहीं पे भी कोई भी राज्य में उनको छूट है ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।